जय हिंद साथियों, विजेता स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग के बीच में फिर से एडिटोरिया का आपको एनसीईआरटी का अभी हिस्ट्री का पॉइंट चल रहा है और क्लास 6 का हिस्ट पूरा का पूरा कंप्लीट करा देंगे साथियों। साथ में इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया साथियों, जिसमें आपको सारा वीडियो एक ही ठामा आप ढूंढ पाएंगे, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अभी आपको यूपीएससी, बीपीएससी या दरोगा का एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना पड़ता था, वो मानते थे। अभी आपको बिहार पुलिस भी एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट आएगा साथियों। क्यों? तो यह वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको देखने के बाद में पहले वाला वीडियो को भी, यानी कि 1 नंबर और उसके बाद में 1 से लेकर 25 तक, 25 से लेकर के 50 तक, 50 से लेकर के 80 तक इसमें आपको प्रश्न कंप्लीट कराने वाले हैं। तब इस वीडियो को देख लें तो आपको बेहतर रहेगा। 51 नंबर प्रश्न हम लोग फिलहाल देखते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो के लिए कहीं भटकना ना पड़े। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि चैनल का परिवार और बड़ा हो सके। 51 नंबर प्रश्न कहता है कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना लगभग में 23 साल पहले हुई थी, तो इसका संस्थापक जो है निम्नलिखित में से कौन होगा? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो हो जाएगा साथियों, तो यह आपको चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। और यह यह किनको? तो यह चाणक्य नामक एक विद्वान व्यक्ति था, जिसके चाणक्य की कहानी जो आप लोग बिल्कुल सब कुछ सुने होंगे, तो उनके सहयोग से ही आपको चंद्रगुप्त मौर्य है आपको मौर्य साम्राज्य का संस्थापना किया था साथियों। चलिए बताइए कि आपको कमेंट करके बताना है कि किसको हरा करके आपको मौर्य साम्राज्य का नींव पड़ा था, यानी चंद्रगुप्त है किसके हरा करके, और इसके बाद में यहाँ की राजा बना था साथियों। चलिए फिलहाल बी नंबर ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। 52 नंबर में है, मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सा जो है नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से आने वाले प्रमुख मार्ग हुआ करते थे? तो यह मार्ग जो है साथियों तक्षशिला से होकर के आता था। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है साथियों। साथ में उज्जैन जो है साथियों, याद रखिएगा कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने में यह उज्जैन पड़ता था, मेन पॉइंट है। ये भी आपको अच्छा नगरी था साथियों, यहाँ से भी आपको व्यापार के साधन बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। उसके बाद में देखिए 53 नंबर में है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशियाई के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था, उसका नाम क्या था? यानी कि यूनान के राजा है सेल्यूकस निकेटर, वह अपना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत भेजा था, उसका नाम था मेगास्थनीज, उसका नाम था मेगास्थनीज। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। हेनसांग है साथियों, यह चीनी यात्री था। डाइमेकस है, यह आपको सीरिया नरस यानी कि सीरिया के यात्री था। 54 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम बताता है? तो यह आपको हिस्पक्कू, छोटा सा शब्द में याद रखिएगा साथियों, हम आपको बताते हैं। हिस्पक्कू याद रखिएगा, उससे आपको यह पूरा का पूरा सिनारियो मिल जाएगा। याद रखिएगा हिंद, यवन, शक, उसके बाद में आपको हिंद पार्सियन और कुषाण आया था। तो हिंद यूनानी, यवन के यूनानी भी लिखा गया है, हिंद यूनानी, शक और फिर उसके बाद में पार्सियन और उसके बाद में कुषाण आया था साथियों। तो हिस्पक्कू लगा लीजिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है 55 नंबर। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया, और इन अधिकारियों के निम्नलिखित में से कौन सा नाम से जाना जाता है? देखिए, अशोक जो है बौद्ध धर्म से आपको प्रेरित हो गया था साथियों, आप नहीं जानते हैं। और अशोक जो है आपको बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत अच्छा खासा भूमिका निभाया है। यह अपना बेटा को भी जो श्रीलंका है प्रचार करने के लिए भेजा था, तो यह अधिकारी नियुक्त किया था उसको प्रचार करने के लिए। तो उसे आपको धम्म महामता कहा जाता था, महामाता कहा जाता था, धम्म महामाता उस अधिकारी को कहा जाता था। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। वो क्या करता था कि गांव-गांव में जा करके और जो है आपको उस ज्ञान को, जो माने कि अशोक द्वारा लिखवाया गया शब्द है या फिर सूचना है या तो फिर आपको संदेश है, वो जा करके पढ़ के सुनाया करता था और उसका प्रचार करता था, बताया करता था। 56 नंबर में है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार करना है कि क्या इसके संबंध में कौन कौन सा सही हो जाएगा? देखिएगा, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने आपको अभिलेख द्वारा जनता को अपनी संदेश पहुंचाने का, यानी कि जहां तहां अभिलेख है, अभिलेख पर लिखवा देता था अपना संदेश और वह जनता तक बताता था अपना अधिकारी को कि इसको पढ़ के बताए। जो पढ़ने वाला है वो पढ़ लेगा, जो ना पढ़ने वाला है वो पढ़ के आपको दूसरा कोई अधिकारी बताएगा जाकर के इस चीज़ को। बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट में देखिए, अशोक ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में नहीं लिखा गया साथियों, याद रखिएगा। पहला तो सही हुआ, खरोष्टी लिपि नहीं प्राकृतिक लिपि में लिखा गया। अशोक द्वारा क्या है?
तो आपको यह प्राकृत लिपि में ज़्यादा लिखा गया साथियों, ये आपको गलत हो जाएगा। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया था। हाँ, तो ये अशोक का जो अपना एक अभिलेख है ना, एरन शायद, उसमें आपको यह जानकारी दिया गया साथियों। 1 और 3 सही होने वाला है, 1 और 3 है जो सही होने वाला है, 2 वाला गलत था। आंसर देखिएगा, इसी टाइप के प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो इस टाइप के प्रश्न से भी भागिए मत। अगर भाग गए ना तो फिर समझ लीजिए कि आपको कहाँ तक आपको भगा करके लेके जाएगा। अभी के कंपटीशन से साथ साथ में अभी का जो बेरोजगारी का आलम जो है साथियों, बहुत दूर तक भगा के लेके जाने वाला है। इसलिए भागिए नहीं, लड़ना है, जो लड़ेगा वही जीतेगा। चलिए देखिए 57 नंबर में, निम्नलिखित में से किस कथन पर किस स्थान पे जो है अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। देखिए साथियों, कंधार में भी हुआ है, जौगढ़ में हुआ है, लुम्बिनी में भी हुआ है, बराहगिरी में हुआ है और गिरनार में भी हुआ है। तो ये सभी है, आपको डी वाला ऑप्शन पे टिक लगा लीजिएगा, बिल्कुल सही है। 57 के बाद में 58 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि साथियों वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें लगे कि मेरा वीडियो है कहाँ तक जा रहा है और कहाँ तक अभी आप लोग की सहयोग जरूरत है पहुँचाने के लिए। अशोक ने धम्म के विचार का प्रसारित करने के लिए अपना राजदूत को निम्नलिखित में से कहाँ भेजा था। तो देखिए, अपना राजदूत है साथियों, अपना राजदूत को यह कई ठामा भेजा था, यहाँ तक कि अपना बाल बच्चा को भी, माने कि बेटा बेटी को भी भेजा है। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए सीरिया भेजा था, उसके बाद मिस्र भी भेजा है, श्रीलंका भी भेजा है। तो उपयुक्त में से सब सही हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। देखिए श्रीलंका में अपना बेटा है महेंद्र और बेटी संमित्रा है, ये दोनों को आपको प्रचार करने के लिए भेजा था साथियों। ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। 59 प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमार को कौन सा पद दिया जाता था। तो यह पद जो होता था आपको कौन सा साथियों, तो आपको राजकुमारों की बात कहा जा रहा है, तो यह राजपाल के पद दिया जाता था, यानी गवर्नर बनाया जाता था। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए 60 नंबर में है कि प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में आपको कैडेसियर और जो आदिमाई शब्द का प्रयोग पर्याय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के आपको दर्शाने के लिए किया जाता था। तो यह दर्शाने के लिए आपको भूमिहीन, कृषि मजदूर और दास लोग के दर्शाने के लिए यह शब्द का प्रयोग किया जाता था साथियों। यह पूरा डिटेल है, बीपीएससी टाइप के प्रश्न है, लेकिन आपको देखना जरूरी है। और यह एक और ध्यान रखिएगा कि यह सभी प्रकार के एग्जाम में काम करने वाले हैं। जितना भी आपको बिहार पुलिस दे रहे हैं, रेलवे का एग्जाम दे रहे हों, बैंक का दे रहे हों, या फिर यूपीएससी बीपीएससी दे रहे हैं, उस सभी में आपको यह काम करने वाला है साथियों। देखिए संगमरमर आपको है, सॉरी माफ करिएगा, 61 नंबर में है कि आपको संगम मुवेंदार द्वारा धन और संपत्ति एकत्र करने का तरीका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन को है आपको सतह इसमें से दिया गया है। तो ये पॉइंट आपको समझिए, और इसका जो आंसर आपको हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखना है कि आपको वे जो है आपको नियमित कर नहीं वसूलते थे, और इनके बजाय जो है वे उपहार और भेंट लेते थे। नियमित कर नहीं वसूला जाता था, उपहार के रूप में कुछ मिल जाए या भेंट के रूप में कुछ मिल जाए तो उसको स्वीकार करते थे। 62 नंबर में कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश रहा है। तो सबसे प्रसिद्ध आपको कुषाण वंश रहा है साथियों, लंबा समय तक शासन भी किया है। ध्यान रखिए, लगभग में आपको 2000 साल तक ले जो है आपको मध्य एशिया तक जो आपको मध्य एशिया से पश्चिमोत्तर भारत तक ले आपको इन्हें जो है मार्ग पे शासन किया था साथियों। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सबसे लंबा समय तक शासन किया था। 69 में है कि आपको रोमन साम्राज्य में भारत के आपको किस वस्तु को मांग सबसे अधिक होता था। रोमन साम्राज्य यानी कि रोम में उस समय आपको भारत की किस वस्तु का मांग सबसे अधिक होता था साथियों। तो काली मिर्च का होता था। काली मिर्च का होता था, आपको मसाले के लिए जानवे करते हैं कि आपको केरल की एरिया है, उसी तरफ से ज़्यादा आपको सप्लाई होता था। और उस समय इतना मांग था रोमन साम्राज्य में, यानी कि रोम में इतना मांग था काली मिर्च को, कि उस समय आपको काली सोना की उपाधि यानी कि काला सोना कहे जाने लगा था मिर्च को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 64 नंबर में है कि संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगा। तो यह आपको तमिल भाषा से संबंधित होगा, तमिल से हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है साथियों। 65 नंबर में है कि आपको उपमहाद्वीप में आपको लोहे का प्रयोग लगभग में कब से शुरू हुआ है। देखिए उपमहाद्वीप में लोहा का प्रयोग जो है साथियों, ये लगभग में 3000 साल पहले से ही हो रहा है, और इसका बहुत बढ़िया उपयोग हो रहा था। जैसे हल है, हल के फाल जो होता है उसके रूप में हो रहा था। कुल्हाड़ी का भी धीरे धीरे हो चुका था जंगल को सफाई करने के लिए, क्योंकि कृषि योग्य भूमि और उपजाने के लिए भूमि जहाँ तहाँ धीरे धीरे अस्थायी निवास होने लगा था। तो इसमें आपको लोहा का प्रयोग कई तरफ से देखने के लिए मिला था साथियों। आगे 61 नंबर है
61 नंबर में है कि आप 66 नंबर है, दक्षिणा पथ के स्वामी निम्नलिखित में से किसे कहे जाते थे। दक्षिणा पथ के स्वामी है साथियों, यह आपको सतवाहन को कहे जाते थे। सतवाहन को कहे जाते थे। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसमें साथियों ध्यान रखना है कि गौतम पुत्र सतकर्णी है। गौतम पुत्र सतकर्णी है, इसमें सबसे आपको प्रसिद्ध हुए साथियों, सबसे आपको महान हुआ। उसके बाद में ही आपको इसमें ही देखिए अभिलेख लिखवाना भी शुरू किया था, तो गौतम बल भी अभिलेख में इस चीज़ का जानकारी भी मिला है साथियों। चलिए आगे देखिएगा 67 नंबर। 67 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको कुषाण की दूसरी राजधानी रही है। दूसरी राजधानी रही है कुषाण के साथियों, तो यह आपको जो हो जाएगा मथुरा में। कहाँ हो जाएगा साथियों, मथुरा में एक धार्मिक केंद्र बन रहा था आपको बौद्ध धर्म के लिए, सिख धर्म के, बौद्ध धर्म के लिए, हिंदू के लिए आपको कृष्ण जी के, और उसके बाद में जैन धर्म के लिए भी उस समय आपको बहुत अच्छा खासा जो है आपको धार्मिक केंद्र बना हुआ था, है ना। चलिए इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना है। और यह सबसे शक्तिशाली भी रहा है, ये भी मानिए। और उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली कौन सा हुआ, तो कनिष्क सबसे शक्तिशाली राजा हुआ। 68 नंबर में है कि अरेका मेंडू नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ है, तो यह आपको पुदुचेरी में हो जाएगा। पुदुचेरी में हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और साथियों जो वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जरूर बता दीजिएगा कि ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और उसके बाद में और किसी भी प्रकार की आपको प्रेमपूर्वक कमेंट आपको करना है या बताना है या किसी परेशानी में है तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं साथियों। हर संभव कोशिश किया जाएगा उससे निपटान करने के लिए, यानी कि उससे समाधान करने के लिए। समस्या आपकी हो या मेरी हो, लड़ना सबको पड़ता है, तब ही जाकर के किसी चीज़ का एक अच्छा निर्माण हो पाता है। आइए देखिए, आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन पे विचार करना है, कथन पे विचार करना है आहत सिक्के के संदर्भ में। तो इसमें से क्या देखना है कि कौन सा गलत दिया गया, ये वाला पॉइंट को आपको जरूर पकड़िएगा। प्रश्न में ये पॉइंट आपको दिया रहेगा एग्जाम में, ये वाला पॉइंट अगर नहीं पकड़े तो फिर कोई फायदा नहीं है, पकड़ना पड़ेगा। असत्य को चुनना है। देखिए, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार होता था, ये पॉइंट सही है। आहत सिक्के के मान्यता जो है आपको सामान्यतः ढाला जाता था, नहीं साथियों ढाला नहीं जाता था। आहत सिक्के है वो क्या कर जाता था, तो आपको काट करके बनाया जाता था, या कोई आपको चपटा किसी चीज़ का मार करके उसको गड्ढा कर दिया जाता था, उस प्रकार के बनाया जाता था। और उससे मोहर का टाइप होता था, उसको आपको लगा दिया जाता था। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसके यानी कि गलत चीज़ को ढूंढना था। बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। केवल दो है, यही आपको गलत दिया गया है, केवल दो आपको गलत दिया गया है। 70 नंबर में है कि मथुरा के अभिलेख निम्नलिखित में से आपको किनका उल्लेख मिलता है, तो आपको कौन सा मथुरा के अभिलेख में निम्नलिखित में से किसका आपको उल्लेख मिलता है साथियों, इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, आपको सुनारों का, लोहारों और बुनकरों का, टोकरी एवं माला बनाने वाले को, तो उपयुक्त में से सभी को यह जानकारी मिलता है साथियों। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों अभी गर्मी के समय है, पंखा को बंद करके वीडियो को बनाना पड़ रहा है, पूरा शरीर पसीना से भींज गया, पूरा शरीर पसीना से भींज गया है। अब हमें नहीं लगता है साथियों कि आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करिएगा, जरूर करिए साथियों। नया क्रिएटर समझ करके नहीं, कंटेंट समझ कर करिए कि कंटेंट आपको क्या मिल रहा है। चलिए 71 नंबर में है कि प्रशासित का अर्थ क्या होता है। प्रशस्ति अभिलेख जो है ना साथियों, उसी का नाम है। तो प्रशस्ति का मतलब कि क्या होता है, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है साथियों, इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको देखिएगा साथियों, प्रशंसा होता है। प्रशंसा आपको कौन सा, संस्कृत शब्द से बना, संस्कृत में इसका प्रयोग जो है आपको प्रशंसा के रूप में होता है। यह सांस्कृतिक शब्द है जो आपको प्रशस्ति से बना हुआ है साथियों। और यह प्रशस्ति अभिलेख में क्या किया जाता था, राजा को प्रशंसा लिखा जाता था, राजा को आपको उसके द्वारा जो किए गए काम है वह लिखा जाता, तो एक प्रकार का प्रशंसा हुआ ना। तो आप ये चीज़ को समझिएगा, है ना। आगे देखिएगा, इस प्रशस्ति भी लिखाने के लिए आपको गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा ही इसका आरंभ किया गया था। 72 नंबर में है कि समुद्रगुप्त के आपको नीतियों का वर्णन किसमें है। समुद्रगुप्त का नीति का वर्णन है साथियों, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यह आपको समुद्रगुप्त का नीतियों का वर्णन किसने किया है, हरिसेन ने किया था, और दरबारी था, हरिसेन ने किया था। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है, और यह दरबारी कवि था साथियों, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा 73 नंबर में है कि आपको हरिसेन ने आपको प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणा पथ के आपको शासकों की संख्या कितनी बताई है, तो यह लगभग में आपको 12 बताई है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 74 नंबर में है कि विक्रम संवत की शुरुआत जो है आपको किस शासक से जोड़कर देखा जाता है। विक्रम संवत की शुरुआत कैसे हुआ साथियों, किससे जोड़कर के देखा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो यह आपको जो देखिएगा साथियों 74 नंबर के लिए
तो यह आप चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय से दौड़ करके देखा जाता है, डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा साथियों, देखिए विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व से शुरू हुआ साथियों, और इस पे है आपको शक के विजय के उपलक्ष्य में यह संवत चलाया गया था, है ना। शक के विजय के उपलक्ष्य में यह संवत चलाया गया था साथियों, इंपॉर्टेंट है। और इसी में जो है अपना उपाधि विक्रमादित्य का उपाधि भी धारण किया था। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 75 नंबर में कि हर्षवर्धन को आपको नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था, तो यह रोकने वाला व्यक्ति तो पुलकेशिन द्वितीय था। पहला वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय है, यह रोकने का काम किया था। चलिए आइए 76 नंबर है साथियों। वीडियो को अंत तक आप देखिए, वीडियो को अंत तक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। एक एक प्रश्न आपको यह सफलता के एक एक ईंट का जो ईंट होता है ना जोड़ाई, उसके आपको काम करने का धरा बनने का काम करेगा साथियों। 76 नंबर, पुलकेशिन के बारे में आप निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत चीज को पकड़ना है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, गुप्त के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई थी, नहीं ये आपको गलत दिया गया, ये वाला पॉइंट आपको गलत दिया गया साथियों, और इसी को पकड़ना था, गलत जो था उसी को पकड़ना था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, बाकी सारा डेटा है वह आपको सही दिया गया है। 77 नंबर में कि लगभग में 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के आपको मोहरौली में लौह स्तंभ है, वह निम्नलिखित में से किस शासक का जिक्र किया गया है। उस पर देखिए जो लौह स्तंभ बना हुआ है ना साथियों, उस पर आपको किस शासक का जिक्र किया गया ये बात कह रहा है। तो देखिए उसमें आपको चंद्र लिखा हुआ है, ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और देखिए साथियों इंपॉर्टेंट है, इसका ऊंचाई है लगभग में आपको 7.2 मीटर है, 7.2 मीटर है साथियों। वेट के बात देखें तो वेट लगभग में इसका आपको 3 टन बताया गया है, 3 टन बताया गया है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा साथियों। और यह जो चंद्र है, यह जो चंद्र है साथियों, संभवतः आपको गुप्त वंश से इसका रिलेटेड जोड़ा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा ये, और यह लगभग में जो लौह स्तंभ हुआ साथियों, लगभग में 1500 साल से पड़ा है, लेकिन आज तक इसमें जंग तकले नहीं लगा है। 78 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको मिलान गलत किया गया है, गलत मिलान को ढूंढना है। देखिए आर्यभट्ट है, आपको आर्यभट्टम का आर्यभट्ट लिखा है, और उसके बाद मनी मेखलई है साथियों, यह आपको इलांगे द्वारा नहीं लिखा गया है, आपको गलत मैच कराया गया है। यह आपको सतनार द्वारा लिखा गया साथियों, ध्यान रखना है। तो सतनार द्वारा लिखा गया है, ये आपको है, ये याद आपको देख लीजिएगा। ईस्वी को प्रश्न में ढूंढने के लिए बात कहा है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी मेघदूत कालिदास द्वारा लिखा गया है, बाकी इंग्लिश द्वारा लिखा गया है। देखिएगा 78 के बाद में आपको 79 नंबर प्रश्न, 79 नंबर प्रश्न आ गया। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि हाँ प्रश्न सच में इतना हार्ड रहेगा तो एग्जाम में कैसे लिख पाएंगे या कैसे उसका जवाब दे पाएंगे, क्या आपको लग रहा है। चलिए 79 नंबर में है, आपको निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत चीज़ को फिर से इसमें ढूंढना है। देखिए गलत चीज़ इसमें से क्या है साथियों, एक एक करके समझ। जैसे में आपको धातु मंजिशा है, यह और जो है अवशेष या मूलवास धातुओं को रखने के पात्र है। उसके बाद में दक्षिणा पथ है, यह स्पूत के चारों ओर परिक्रमा करने हेतु मार्ग है, ये भी पॉइंट है। यह आपको बौद्ध धर्म से, जो बौद्ध धर्म में स्पूत होता है साथियों, स्पूत से संबंधित पूरा जानकारी आपको इसमें दिया गया है। वेदिका हो साथियों, यह आपको गृह के ऊपर जो है, गर्भगृह के ऊपर शिखर है, नहीं ये आपको गलत दिया गया है। वेदिका जो होता है ना साथियों, जैसे अगर कोई मंदिर होता है, मंदिर के चारों ओर घूमने के लिए एक रास्ता बनाया जाता है, तो यह आपको रास्ता के ऊपर आपको ग्रिल से घेराई किया जाता है ताकि आपको बाहर निकला ना जा सके, तो वही ग्रिल को आपको वेदिका कहा जाता है, ना कि आपको गर्भगृह के ऊपर लगाया जाता है स्तूप में। ये पॉइंट आपको याद रखिए। और प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में क्या जो सुमेलित नहीं उसी को ढूंढना है। चलिए इसको ढूंढ लिए। तीसरा वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल, यानी कि तीसरा, तो यहाँ को आप बी वाला ऑप्शन पे टिक लगा लेना है, बी वाला ऑप्शन पे टिक लगा लेना है। बाकी आपको तोरण स्पूत के वैदिक और अलंकृत प्रवेश द्वार है, ये आपने सच है द्वार देख लीजिएगा। आगे देखिए 80 नंबर प्रश्न है। 80 नंबर प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न हो जाएगा साथियों। महाबलीपुरम के आपको एकाश्मिक मंदिर का संदर्भ में लिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो इसमें विचार करिए साथियों। इसमें देखिए कि इन मंदिर का निर्माण एक ही विशाल चट्टान को तराश कर किया जाता है, ये भी पॉइंट आपको सही है। महाबलीपुरम की बात कह रहा है साथियों। इसका निर्माण जो है नीचे से ऊपर के और पत्थर को जोड़कर जाता है, नहीं, जब पत्थर वाला बात आएगा साथियों तो आपको ऊपर नहीं नीचे की ओर लाया जाता है, ध्यान रखिएगा नीचे की ओर। और यही अगर ईंट का प्रयोग होगा ना, ईंट का प्रयोग होगा तब तो आपको ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ये दोनों पॉइंट में आपको डिफरेंस समझिएगा। ये ईंट निर्मित मंदिर का निर्माण पद्धति आपको दृष्टि से भिन्न है साथियों। तो ये आपको एक और तीसरा सही हो जाएगा, और बाकी इसका आंसर जो है आपको ये वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 1 और 3 जो है इनमें से
सही कथन दिया गया साथियों, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में आप जरूर बता दीजिए कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं साथियों। वीडियो को शेयर करने वाले साथियों के स्पेशल थैंक्स रहेगा चैनल की ओर से। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।